नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, नरमुंड वृक्ष और सोने का दूध पार्ट 2। अगले ही पल अमर ने संभल कर तलवार निकालकर पूरी शक्ति से काल भैरव पर वार किया, लेकिन काल भैरव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अरे, एक बार अमर ने फिर तलवार घुमाई। हा हा हा, यह मामूली तलवार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ओह! सहसा अमर को हड्डियों से बने वज्र का ध्यान आया और उसने झट तलवार फेंक वज्र निकालकर हाथ में ले लिया। अब तुम जरूर मरोगे काल भैरव, और यह वज्र ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। ओह, हड्डियों से बना वज्र! उस वज्र को देख काल भैरव पल भर के लिए तो बहुत भयभीत हुआ, लेकिन फिर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जबकि मैं तुम्हारी दोनों आंखें निकालकर अपने शक्ति देवता पिशाचार्य पर चढ़ा दूंगा। लो, बचो! आओ नराधम, मैं तैयार हूं। अमर ने न केवल स्वयं को उसके वार से बचाया, बल्कि तुरंत ही संभलकर पूरी शक्ति से वज्र उसके सीने पर दे मारा। उफ! काल भैरव धड़ाम से पृथ्वी पर जा गिरा। तुम्हारा खेल खत्म हुआ काल भैरव, अब शायद नर्क में ही तुम्हें स्थान मिले। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। परंतु अमर को उस शैतान तांत्रिक पर जरा भी रहम नहीं आया और आई! काल भैरव को समाप्त करने के पश्चात अमर नरमुंड वृक्ष के निकट पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने उसके पत्तों को तोड़ना चाहा, एक आवाज गूंजी, ठहरो बेटे। ओह, कौन? तुरंत जंगल वाले मुनि उसके सामने प्रकट हुए। सुनो बेटे, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गुफा है जिसमें पिशाच राज की मूर्ति है। तुम वहां जाकर छत पर लटके मुंडों में से गिर रहा रक्त एक कटोरे में लाकर इस वृक्ष पर छिड़को, वरना पत्ता तोड़ते ही तुम मृत हो जाओगे। जो आज्ञा बाबा। राजकुमार तुरंत उस गुफा में पहुंचा और एक कटोरे में छत से लटके नरमुंडों की गर्दन से निकल रहे रक्त को एकत्रित करने लगा। फिर नरमुंड वृक्ष के निकट पहुंचकर उसने जैसे ही वह खून वृक्ष की जड़ पर छिड़का, मानो चमत्कार हुआ। अरे, नरमुंड कहाँ गायब हो गए? उन सबको पुनः अपने अपने शरीर मिल गए हैं बेटे, और वे जहाँ यहाँ लाए गए थे वहीं पहुंच गए। अब तुम निर्भय होकर पत्ता तोड़ सकते हो। अमर ने वृक्ष से कुछ पत्ते तोड़ लिए। अब तुम जल्द से जल्द इस घाटी से बाहर निकल जाओ, क्योंकि कुछ ही देर में यह घाटी तबाह हो जाएगी। लेकिन बाबा, वह सोने का दूध देने वाली गाय? वह तुम्हें राह में ही कहीं स्वयं मिल जाएगी। अब जाओ। जो आज्ञा बाबा। फिर घोड़े पर सवार हो अमर घाटी से बाहर की ओर चल पड़ा। उधर गुफा की छत से लटके नरमुंड भी गायब हो गए थे तथा गुफाओं में पत्थर बने इंसानों को पुनः जीवन प्राप्त हो गया था। उन जीवन प्राप्त करने वाले असंख्य लोगों में से एक महामंत्री शेर सिंह भी था। ओह, यह मैं कहाँ हूँ और ये लोग कौन हैं? एक अन्य गुफा में पड़े सेनापति कालदेव को भी जीवन प्राप्त हो चुका था। लगता है मेरा दुष्ट भाई काल भैरव मारा गया है। चलो, अच्छा हुआ, अब यहाँ से जल्दी निकल चलो। जब असंख्य लोगों के साथ महामंत्री भी आश्चर्यचकित सा पिशाच राज की गुफा में पहुंचा। जाओ, यहाँ से तुरंत निकल जाओ। काल भैरव की मौत के साथ साथ अब यह घाटी भी नष्ट होने जा रही है। किसी की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन सभी भयभीत हो उस घाटी से बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़े। और जैसे ही वे सभी घाटी से बाहर निकले, एक भयानक विस्फोट के साथ घाटी आग की ऊंची ऊंची लपटों के मध्य खो गई। इधर लाल घाटी से निकलकर अमर सिंह अभी कुछ ही आगे बढ़ा होगा कि ठहरो बेटे अमर सिंह। अरे, किसने पुकारा मुझे? नीचे देखो बेटे, मैं फूल के अंदर से बोल रही हूँ। सचमुच इसी फूल में से आवाज आ रही है। तभी वह फूल खिलकर विशाल रूप में प्रवृत्त हो गया और उसके भीतर एक सुनहरी गाय दिखाई देने लगी। आहा, सोने का दूध देने वाली गाय। हाँ बेटा, मैं ही सोने का दूध देती हूँ। अब देर मत करो बेटे, जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें काले जंगल में पहुंचा दूंगी। घोड़ा पीछे पीछे आ जाएगा। बहुत अच्छा गौ माता। राजकुमार गाय के कहे अनुसार उसकी पीठ पर बैठ गया और गाय उसे लेकर काले जंगल की ओर उड़ चली। नीचे घोड़ा उनका पीछा कर रहा था। अब रानी माँ जरूर ठीक हो जाएगी। उधर सेनापति कालदेव पूरी शक्ति से जयगढ़ की ओर भाग रहा था। पता नहीं मेरे पीछे जालिम सिंह और उसके बेटे ने क्या गुल खिलाया होगा। खैर, निपट लूंगा उनसे भी। तभी जयगढ़ की ओर बढ़ते महामंत्री शेर सिंह की निगाह कालदेव पर पड़ी। अरे, यह तो सेनापति कालदेव लगता है, लेकिन इतना बूढ़ा। ओह, लगता है मैं काफी वर्षों तक काल भैरव की कैद में रहा हूँ। न जाने अब जयगढ़ का और महारानी मेनका का क्या हाल होगा। लेकिन यह दुष्ट इस तरह कहाँ भागा जा रहा है? जरूर कोई खास बात है, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। और वह छिपता हुआ उसके पीछे दौड़ पड़ा। उधर अमर सुनहरी गाय के साथ काले जंगल में बाबा गोरखनाथ के पास पहुंचा। बाबा, देखो मैं आ गया। अरे,
बेटा अमर, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद कि तुम सोने का दूध देने वाली गाय ले आए। हाँ, वह नरमुंड वृक्ष का पत्ता कहाँ है? पत्ता यह रहा बाबा। लेकिन बाबा, तुम तो अब देख सकते हो यह चमत्कार कैसे हुआ। यह सब तुम्हारी ही सफलता के कारण हुआ है बेटा। काल भैरव की मृत्यु के साथ ही हमें हमारी आंखें मिल गई थी। ओह, अब देर न करो बेटा, रानी मेनका भीतर है। दूध दुहकर पत्ते द्वारा उन्हें पिलाओ। अभी लो बाबा, आज से बढ़कर खुशी का दिन मेरे लिए कौन सा होगा। फिर अमर एक लोटे में झटपट गाय का सोने वाला दूध दूहने लगा और जैसे ही अमर दूध दूहकर हटा, सुनहरी गाय स्वयं ही अदृश्य हो गई। फिर अमर रानी माँ को दूध पिलाने के लिए झोपड़ी में घुसा। मेरे लाल, मेरा बेटा, तू लौट आया। माँ, कहाँ गया था रे तू अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर? पहले यह थोड़ा सा दूध पी लो मेरी अच्छी माँ, फिर सब बताऊंगा। हाँ हाँ, पिला बेटा, तेरे हाथों तो मैं जहर भी पी सकती हूँ। सोने का दूध पीते ही महारानी मेनका की याददाश्त लौट आई। आह, मैं कहाँ हूँ? क्या हो गया था मुझे? कौन हो तुम? मुझे अपना बेटा ही समझिए रानी माँ। तभी साधु गोरखनाथ व उनके शिष्यों ने भीतर प्रवेश किया। अरे आप महर्षि गोरखनाथ जी? हाँ बेटी, ईश्वर का शुक्र है कि तुम स्वस्थ हो गई। ओह, क्या हुआ था मुझे? मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? महाराज कैसे हैं? और आपको तो अंधा कर दिया गया था ना? फिर आपकी आंखें? कृपया मुझे बताइए ना महर्षि। धैर्य रखो बेटी, सब कुछ बताता हूँ। फिर महर्षि गोरखनाथ जी धीरे धीरे रानी मेनका को सब कुछ बताने लगे। उधर जब कालदेव पूर्व में बने अपने महल में प्रविष्ट हुआ। पहले तो यह महल यहाँ नहीं था, शायद नया बनवाया गया है। तो क्या महाराज विजय सिंह आजकल यहीं रह रहे हैं? इधर जैसे ही सेनापति कालदेव महल के भीतर पहुंचा, बहुत से सैनिकों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। हा हा हा, शाबाश, अब इसे जंजीरों से जकड़ दो, शिकार खुद ही जाल में आ फंसा है। इस असभ्यता का क्या मतलब है? जानते नहीं मैं कौन हूँ? हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं श्रीमान कालदेव, इसीलिए तो तुम्हें पकड़ा गया है। कई दिनों से हम यहाँ तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रहे थे। क्या मतलब? मतलब यह सेनापति जी कि अब पूरे राज्य पर महाराज जालिम सिंह का अधिकार है। तुम्हारे सारे सैनिक भी उन्हें अपना राजा स्वीकार कर चुके हैं। सैनिकों, अब ले चलो इसे। महामंत्री शेर सिंह एक तरफ छिपा हुआ यह सारा माजरा देख रहा था। ओह, सैनिकों ने तो उसे गिरफ्तार कर लिया है और कहीं ले जा रहे हैं। क्या चक्कर हो सकता है? लोगों से मालूम करना चाहिए। और लोगों से पूछताछ करने के पश्चात जब महामंत्री को सारी बात का पता चला, तो महाराज विजय सिंह को अपने किए की सजा मिल चुकी है और इस समय जयगढ़ पर डाकू जालिम सिंह का राज्य है। इसका मतलब यह हुआ कि एक राजकुमार जालिम सिंह के साथ अपना हक पा चुका है, लेकिन दूसरा राजकुमार, ओह, वह तो बाबा गोरखनाथ जी के पास है। मुझे चलकर पहले उन्हीं से मिलना चाहिए। और एक घोड़ा प्राप्त कर महामंत्री उसी समय काले जंगल की ओर चल पड़ा। इधर रानी मेनका को साधु गोरखनाथ से जब उसके पागल होने व महाराज विजय सिंह के कुकृत्यों के साथ साथ जयगढ़ की ताजा स्थिति यानी जालिम सिंह के राजा बनने और उसकी कैद में विजय सिंह के पड़े होने की बात मालूम हुई तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। ओह, शायद ईश्वर को यही मंजूर था कि मैं कभी मां न कहला सकूं, वरना आपके द्वारा दिए गए फल से 7 पुत्र होने के बाद भी वे महाराज के हाथों न मारे जाते। उफ, कितना पापी था राजा विजय सिंह। उसे कितनी सजा मिले वह भी कम है। ऐसा मत कहो बेटे, विजय सिंह को अपने किए की सजा पाने के साथ ही तुम्हारे दुखों के दिन भी समाप्त हो गए हैं। तुमने जिन 8 पुत्रों को जन्म दिया था उनमें से 6 को तो अवश्य विजय सिंह ने मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन 2 को महामंत्री शेर सिंह ने बचा लिया था। फिर महर्षि गोरखनाथ जी ने महामंत्री जी के वहां पहुंचने की सारी कहानी कह सुनाई। आहा, कहाँ है मेरे लाल? जल्दी बताइए महर्षि, मेरी ममता अब और धैर्य नहीं रख सकती। तुम्हारा एक बेटा तुम्हारे सामने ही खड़ा है बेटी। अमर सिंह तुम्हारा ही बेटा है। इसकी एक वहां पर शाही निशान भी लगा है। बाबा, यह आप क्या कह रहे हैं? अमर ने तुरंत अपनी बाह पर से आस्तीन हटा दी। हाँ, यह हमारा शाही निशान है। मेरे लाल, आओ मेरे गले लग जाओ। और माँ, मेरे लाल, मेरे बेटे। कुछ देर बाद, काश मेरा दूसरा बेटा भी मुझे मिल जाता। दुख न करो बेटी, वह भी एक न एक दिन तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। बेटा अमर, अब तुम्हें न केवल अपने पिता विजय सिंह को डाकू जालिम सिंह की कैद से छुड़ाना है, बल्कि उसे मारकर अपना राज्य भी हासिल करना है। अपना राज्य तो मैं उन शैतानों से अवश्य प्राप्त करूंगा बाबा,
लेकिन उस दुष्ट पापी को तड़प तड़प कर कैद खाने में ही मर जाने को रख छोड़ूंगा, जिसने मेरी देवी जैसी माँ को ही इतने कष्ट नहीं दिए, आपका अपमान ही नहीं किया बल्कि मेरे 6 भाइयों को भी अकाल मौत मार डाला। ऐसा नहीं कहते बेटा, वे जैसे भी हैं मेरे स्वामी हैं और तुम्हारे पिता हैं। तुम्हें उन्हें छुड़ाना ही होगा, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो माँ, वर्षों बाद तुम्हें पाकर मैं फिर से खोना नहीं चाहता। मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम चाहोगी। तब जाओ बेटा, शीघ्र से शीघ्र उन्हें मुक्त कराकर यहाँ ले आओ। उसके बाद हम अपना राज्य वापस पाने की कोशिश करेंगे। और राजकुमार अमर उसी समय घोड़े पर सवार हो जयगढ़ की ओर रवाना हो गया। जब वह जयगढ़ में प्रविष्ट हुआ, अरे वह देखो, राजकुमार दुर्जन सिंह, लेकिन इस वेश में जरूर कोई खास बात है। आओ मालूम करते हैं। शीघ्र ही बहुत सारे लोग अमर के इर्द गिर्द एकत्रित हो गए। राजकुमार दुर्जन सिंह की जय हो, राजकुमार जिंदाबाद। ओह, ये फिर मुझे दुर्जन सिंह समझ बैठे हैं। जरूर वह मेरा हमशक्ल होगा, लेकिन पिताजी को मुक्त कराने के लिए मुझे पहले इनका यह भ्रम दूर कर इन्हें अपने साथ मिलाना चाहिए। सुनो जयगढ़ निवासियों, मैं डाकू दुर्जन सिंह नहीं बल्कि जयगढ़ का असली राजकुमार अमर सिंह हूँ। यह देखिए मेरी बाह पर लगा शाही निशान। विश्वास कीजिए, मैं ही असली राजकुमार हूँ। इसकी गवाही मेरी माता रानी मेनका व महर्षि गोरखनाथ जी भी दे सकते हैं, जो अब बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं और इस समय काले जंगल में हैं। लेकिन हमारी रानी की तो कोई संतान नहीं थी, सभी 7 संतानें मृत पैदा हुई थी। आपका कहना भी ठीक है, जबकि हकीकत यह नहीं है। मैं बताता हूँ आप लोगों को सारी कहानी। फिर उसने उन्हें सारी कहानी कह सुनाई। कहानी को सुनकर एक व्यक्ति तुरंत बोल उठा, यह सच कह रहे हैं साथियों, मैं महामंत्री शेर सिंह का बेटा हूँ। पिताजी ने उन राजकुमारों को बचाने के लिए मेरे ही बच्चे की कुर्बानी दी थी। राजकुमार जिंदाबाद, हम आपके साथ हैं राजकुमार। आज्ञा करें, हमें क्या करना होगा? ठीक है, तो जल्द से जल्द अन्य लोगों को भी सारी सच्चाई से अवगत कराकर यहाँ एकत्रित करिए। हम कुछ देर बाद ही उसके किले पर आक्रमण करेंगे। चलो साथियों। और कुछ देर बाद ही राजकुमार अमर ने सैकड़ों लोगों के साथ किले पर आक्रमण कर दिया। शाबाश साथियों, तोड़ डालो द्वार को और भीतर घुस जाओ। आज हमें जालिम सिंह के जुल्मों का अंत करना है। आह! जबकि किले के भीतर महल में, हा हा हा, सेनापति कालदेव, आखिर तुम स्वयं ही मौत के मुंह में चले आए। कहो, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बापू, इस धोखेबाज से क्या पूछना? मैं ही इसकी गर्दन उड़ाकर इसे इसके किए की सजा दे देता हूँ। नहीं, मत मारो मुझे। लेकिन तभी गजब हो गया हुजूर, प्रजा ने छोटे सरकार के हमशक्ल के साथ मिलकर किले पर आक्रमण कर दिया है। क्या बकते हो? क्या? ठीक कह रहा हूँ हुजूर, वे द्वार तोड़कर किले के भीतर प्रविष्ट भी हो चुके हैं। हमारे सैनिक उनके साथ मुकाबला करने में असमर्थ सिद्ध हो रहे हैं। उफ दुर्जन बेटे, तुम जल्दी से इन सब सैनिकों को लेकर जाओ और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दो। ठीक है बापू, अभी मजा चखाता हूँ उन्हें। चलो सैनिकों। लेकिन अभी दुर्जन उन गिनती के सैनिकों के साथ कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि कालदेव ने मौका पाकर जालिम सिंह की मयान से तलवार खींच ली और दुर्जन बेटे, लेकिन दुर्जन जालिम सिंह को नहीं बचा पाया। आई नहीं कुत्ते, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें, हा हा हा, आओ, और हाय, हा हा हा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जयगढ़ पर केवल मेरा राज्य होगा। इधर महामंत्री से यह जानकर कि दुर्जन सिंह ही रानी मेनका का दूसरा पुत्र है, साधु गोरखनाथ रानी मेनका, महामंत्री और अपने शिष्यों के साथ तुरंत किले पर पहुंच गए। उस समय वहां जालिम सिंह के सैनिकों और प्रजा में भयानक युद्ध छिड़ा हुआ था। मेरे बच्चों, आज शैतान के विरुद्ध हमें भी धर्म युद्ध करना होगा। शस्त्र प्राप्त करो और टूट पड़ो दुष्ट शैतानों पर। जो आज्ञा गुरुदेव। अगले ही पल मृत सैनिकों के अस्त्र शस्त्र उठाकर महामंत्री गोरखनाथ जी व उनके शिष्य जालिम सिंह के सैनिकों पर टूट पड़े। रानी मेनका भी पीछे नहीं रही थी। हाय, मरा! जबकि महल के भीतर, बस अब तुम्हारा खेल खत्म। आह नहीं! और इससे पहले कि कालदेव तुम्हारा संभल पाता। ठीक उसी समय अमर सिंह ने भीतर प्रवेश किया। अब जरा मुझसे भी फैसला कर लो दुर्जन सिंह। ओह, तुम मेरे हमशक्ल? दोनों हमशक्ल जरूर हैं दुर्जन सिंह, लेकिन फिर भी अंतर बहुत है। तुम एक डाकू हो और मैं राजकुमार। तुम और राजकुमार, हा हा हा, अच्छा हुआ तुम स्वयं ही यहाँ आ गए। आज मैं तुम्हारी भी मरने की हसरत पूरी कर दूंगा। लो, संभालो वार, और तुम भी बचो।
दोनों काफी देर तक एक दूसरे के वारों से बचते हुए लड़ते रहे, लेकिन फिर उफ! मैं तुम्हें ईश्वर को याद करने का मौका अवश्य दूंगा दुर्जन सिंह, कर लो याद। तो तुम? राजकुमार अमर ने दुर्जन के शरीर के 2 टुकड़े कर देने के लिए जैसे ही तलवार हवा में उठाई। ठहरो बेटे अमर, आपने मुझे इस दुष्ट का अंत करने से क्यों रोक दिया बाबा? इसलिए बेटा, क्योंकि यह तुम्हारा सगा भाई है। नहीं। क्या? यह सच है राजकुमार। विश्वास न हो तो दुर्जन सिंह की बाह पर लगे शाही निशान को भी देख सकते हो। महामंत्री जी ठीक कह रहे हैं बेटा, यह भेद केवल यही जानते थे। ओह, विश्वास नहीं होता। और अमर ने आगे बढ़कर दुर्जन की आस्तीन फाड़ दी। नहीं नहीं, मैं राजकुमार नहीं हो सकता। जबकि शाही निशान को देखते ही मेरे लाल भैया, नहीं, रुक जाओ, तुम लोग मेरे कुछ नहीं लगते, मैं जालिम सिंह का बेटा हूँ। तभी एक और घायल पड़ा जालिम सिंह बोल उठा, नहीं बेटा, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। यह ठीक है कि मैंने तुम्हें पाला पोसा है, लेकिन जन्म नहीं दिया। तुम मुझे अड्डे वाली पहाड़ी के पास ही एक गड्ढे में पड़े मिले थे। यह तुम क्या कह रहे हो बापू? ठीक कह रहा हूँ बेटे, मुझे खुशी है कि तुम्हें तुम्हारे असली माँ बाप मिल गए। मुझ पापी को माफ करना। अच्छा, अलविदा। और जालिम सिंह की गर्दन एक तरफ ढलक गई। बापू, आह! उठो बेटे, समय कम है। पहले अपने सैनिकों को युद्ध करने से मना करो, फिर अपने पिता को कैद से मुक्त करो। आह! इसका मतलब यह हुआ कि जिनकी आंखें मैंने अपने हाथों निकाली वे मेरे ही पिता हैं। हे ईश्वर, कितना अनर्थ हुआ मुझसे। दुख न करो बेटे, महर्षि गोरखनाथ के श्राप के कारण ऐसा होना ही था। अब चलो। दुर्जन सिंह के आदेश पर सैनिकों ने हथियार डालने में देर नहीं की। युद्ध बंद होने के बाद सभी उस कारागार में पहुंचे जहां राजा विजय सिंह बंदी थे। कौन? ओह, रानी मेनका। स्वामी, काल भैरव की मौत और लाल घाटी की तबाही के साथ ही राजा की भी आंखें वापस लौट आई थी। तुरंत उन्होंने विजय सिंह को बंधन मुक्त किया। मुझे माफ कर दो रानी, मैंने तुम पर बहुत जुल्म ढाए, तुम्हारा घोर अपमान किया। भगवान तो शायद मुझे कभी माफ नहीं करेगा। ऐसा ना कहिए स्वामी। महर्षि, आप भी मुझे माफ कर दें। आह, आपका अपमान कर मुझे क्या क्या दुख नहीं झेलने पड़े। तुम अपने किए की सजा भोग चुके हो राजन, अतः आज मेरा श्राप समाप्त हो गया। लो, अपने बच्चों से मिलो और बाकी जिंदगी आनंद पूर्वक बसर करो। मेरे बच्चे, यह आप क्या कह रहे हैं महर्षि? और जब राजा विजय सिंह को सारी बात का पता चला तो उन्होंने दोनों राजकुमारों के साथ साथ महामंत्री शेर सिंह को भी गले से लगा लिया। आप महान हैं महामंत्री जी। अंत में प्रजा को एक लंबे समय बाद खुशहाली मिली। आहा, आज मेरे लिए कितना खुशी का दिन है। महाराज विजय सिंह जिंदाबाद, महारानी मेनका जिंदाबाद, युवराज जिंदाबाद। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।